दोस्तों अब हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये इसका फ्रंट पेज है। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है विकास। विकास में हम ये समझेंगे कि देश में विकास की शुरुआत को अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों, कृषि, विनिर्माण और सेवा के उदय के रूप में हम देखते हैं। हमने आर्थिक विकास को अलग अलग रूपों में नहीं बल्कि मानव विकास की सामान्य अवधारणा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को व्यापक रूप से परिभाषित करने वाले अन्य संकेतकों को भी शामिल किया है और उसी के अंग के रूप में देखने की कोशिश की है। अब हम अगर विकास की बात करें तो लोग वास्तव में, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग वास्तव में विकास की अवधारणा को कैसे समझते हैं और इसको कैसे मापते हैं। विकास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विकास संकेतक कहाँ तक सहायक हैं और विकास प्रक्रिया अलग अलग लोगों को कैसे अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। अगर हम इतिहास में बात करें तो एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत हुई थी। अतीत में कुछ पहले हुई थी। विकास को हम जिस अर्थ में समझते हैं उस अर्थ में शायद किसी भी देश को विकसित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विकास प्रक्रिया की शुरुआत जो है मानव बसावटों से हुई होगी, जब लोग अपेक्षाकृत शांति से एवं कम या अधिक अनिश्चित निश्चित निवास स्थानों में बड़े पैमाने पर कृषि संभव नहीं होने के बावजूद रहने लगे होंगे। मतलब उस समय पे कृषि की व्यवस्था नहीं रही होगी। जब कृषि की शुरुआत हुई होगी तो कृषिगत कार्यों का भी विकास आरंभ हुआ होगा, उनसे रिलेटेड क्रियाओं का भी विकास हुआ होगा। तभी अन्य प्राकृतिक उत्पादों जैसे खनिज अयस्कों के निष्कर्षण की भी शुरुआत हुई होगी। यहाँ पे एक टर्म आता है उत्खनन। पत्थरों एवं अन्य खनिजों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उत्खनन कहते हैं। और मनुष्य ने औजार, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, मछली का जाल और अनेक चीज़ें बनाने के लिए अखाद्य उत्पादों, जब जिसे खाया नहीं जा सकता, जैसे पेड़ों से लकड़ी और कच्चे माल के रूप में उत्खनन से प्राप्त खनिजों का उपयोग करना सीखा होगा। और ये पहला मानव निर्मित उत्पाद रहा होगा जिन्हें शिल्प कृतियाँ कहा जाता है। और अगर हम इसमें बात करें तो अर्थशास्त्री कृषि, जिसमें उत्खनन भी शामिल है, इसमें फल, चावल, खनिज जैसे शुद्ध प्राकृतिक उत्पादों का संग्रहण, खेती या निष्कर्षण शामिल करते हैं। और उससे अंतर स्पष्ट करने के लिए शिल्प कृतियाँ बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं, जिसे जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और अगर हम, जब कुछ लोगों ने मछली पकड़ने या कुछ अन्य लोगों ने खेती की जुताई या मिट्टी के बर्तन बनाने या पक्षियों और जानवरों का शिकार करना सीखने पर ध्यान केंद्रित किया होगा तो उसमें प्रोडक्टिविटी लाया होगा। और ये इसे भी हम एक प्रकार का विकास ही कहेंगे। इसके बाद विशेषज्ञों का उदय हुआ होगा जो स्वयं वस्तुओं का बिल्कुल उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन दूसरों को यह बताने में सक्षम थे कि बेहतर ढंग से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कैसे किया जाए। जो डॉक्टर थे वे घायल या बीमार पड़े लोगों का उपचार करते रहे होंगे। और इसी तरह श्रम विभाजन से स्वभावतः सभी लोगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई होगी और अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ होगा। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें तीन क्षेत्रक आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सियरी। इन तीनों क्षेत्रकों में परिवर्तन हुआ होगा जिसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया गया होगा। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के दो अन्य रूपों, संगठित एवं असंगठित, ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज्ड, और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भी चर्चा की गई होगी। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को समझने में वर्गीकरण के अन्य रूपों की प्रासंगिकता की विस्तृत व्याख्या वास्तविक जीवन के उदाहरणों और संदर्भ अध्ययनों के माध्यम से की गई है इस चैप्टर में। तो हम इसको पढ़ेंगे आगे जा करके। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख का। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख का, जिसमें हम देखेंगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, इसके प्रकार एवं अनेक संस्थाओं जैसे बैंकों से संबंध की चर्चा की गई होगी। लोगों को साख उपलब्ध कराने वाली अन्य संस्थाओं और बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गई है। चर्चा में साख के जिन मुद्दों पर बल दिया गया है वे हैं जनसंख्या के एक बड़े भाग के बीच साख की उपलब्धता, भारत में अनौपचारिक साख की बहुलता, उत्पादक निवेश, उच्चतर आय प्रवाह, उत्पादक निवेश में सहायक उच्च जीवन स्तर का स्वपोषित सुचक्र या ऋणग्रस्तता, निर्धनता और निर्धनता की वृद्धि में सहायक कर्ज जाल, दुष्चक्र के निर्माण में साख की भूमिका। ये सभी अवधारणाएं संदर्भ अध्ययनों के माध्यम में इस बुक चैप्टर में प्रस्तुत की गई है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस समय वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण परिघटना है जिसने विकास प्रक्रिया और विश्व के लोगों को कई तरह से प्रभावित किया है। चौथा चैप्टर जो है वैश्वीकरण के एक विशेष आर्थिक आयाम, उत्पादन के जटिल ताने बाने पर केंद्रित है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार और निवेश के जरिए वैश्वीकरण में मदद करती हैं। और हम इसी चैप्टर में ये भी देखेंगे कि वैश्वीकरण में सहायक कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों और संस्थाओं को भी स्थान मिला है। इसके लास्ट में हम भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन भी करेंगे, पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में भी। और
विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में केवल उत्पादन स्तर की वृद्धि में ही मदद नहीं करती, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। विकास का लाभ सभी लोगों, संगठित या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, सभी आय वर्ग के उपभोक्ताओं, पुरुषों और महिलाओं को मिल रहा है या कुछ सुविधा प्राप्त लोगों तक ही सीमित है, हम ये भी देखेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि कैसे और किस सीमा तक हम उपभोक्ता के रूप में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। तीव्र विकास की प्रक्रिया एवं नए ब्रांडों के उदय और अनैतिक उत्पादकों के विज्ञापन अभियानों के युग में प्रायः उपभोक्ता ही भ्रष्ट व्यवसाय का शिकार होता है, और उपभोक्ता आंदोलन की ऐतिहासिकता की पहचान के साथ वास्तविक जीवन के अनेक दृष्टांतों के माध्यम से यह अध्याय, ये जो चैप्टर है, वर्षों से विकसित विभिन्न किफ़ायती उपभोक्ता संरक्षण क्रियाविधियों की चर्चा भी करता है। और हम इसमें यह भी देखेंगे कि कष्टप्रद, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से अलग हटकर संचालित विशेष उपभोक्ता अदालतों से लोग कैसे अत्यंत कम खर्च पर अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। तो हम इसमें विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे कि विज्ञापन कैसे हमारे मनोवैज्ञानिक दशाओं को प्रभावित करता है, और इस तरह से हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे पूरी 10th क्लास की एनसीईआरटी में। सो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।